जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11 विषय भूगोल से संबंधित पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण का अध्याय पहला। अध्याय का नाम है भारत स्थिति। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत की स्थिति के बारे में, जानेंगे आकार के बारे में जानेंगे और भारत एवं उसके पड़ोसी देश से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं भारत की स्थिति के बारे में, यानी भारत की स्थिति कैसी है, कहाँ इसकी लोकेशन है। जैसे कि हम मानचित्र देख रहे हैं, भारत का मानचित्र, यानी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.43% है। यानी जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसकी तुलना में भारत में सिर्फ 2.43% क्षेत्रफल पाया जाता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो भारत की जो स्थिति है 7वें क्रम आता है इसके भारत का। क्षेत्रफल में इससे बड़े 6 देश और हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस चार्ट में दिया गया है, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वह रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा आता है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर चीन और 5वें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान 7वां है। यानी इस तरह से देखा जाए तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 6 अन्य देश हैं वो भारत से बड़े हैं और भारत का स्थान 7वां है। अब आगे देखते हैं अक्षांशीय दृष्टि से, और भारत को देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये अक्षांश देशांतर रेखाओं से संबंधित गोलों का जाल है। जैसे कि आप ये वाली जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये वाली, इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जबकि ये वाला दक्षिणी गोलार्ध। और भारत की स्थिति इस वाले गोलार्ध में आती है। इस तरह से देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में है और ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जो दोनों ध्रुवों को मिलाते नीचे की ओर आ रही है। इसके इधर का ये वाला पोर्शन जो ये वाला, ये पूर्वी गोलार्ध हमारा, और ये वाला इधर का पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के में देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में आती है। यानी अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में और जबकि देशांतर दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, जो भारत की दक्षिणतम सीमा है, जो मुख्य भूमि जो है ये वाली, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। और इसकी जो उत्तरी सीमा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सबसे उत्तरी वाली, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो है भारत का विस्तार अक्षांशीय विस्तार कहलाता है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। यानी ये हमारा जो भारत की जो पश्चिमी सीमा है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। और जबकि इधर वाली ये यानी अरुणाचल प्रदेश में ये वाली देशांतर रेखा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी इन दोनों देशांतरों के मध्य भारत की स्थिति है और ये लगभग 29 डिग्री देशांतर में फैला हुआ भारत। आगे देखते हैं द्वीपों से जो भारत के अक्षांशीय विस्तार है, यानी जो यहाँ तक जो हमारा था ये 8 डिग्री 4 मिनट ये मुख्य भूमि का विस्तार था। और जबकि जो द्वीपीय स्थिति है ये वाली जो है ये जो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी
अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी 82 डिग्री 30 मिनट जो ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है, जो हमें भारत का मानक समय प्रदान करता है। यह देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर यानी कुछ स्रोतों के अनुसार इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यानी जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है वह लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो पूरे भारत के समय का प्रतिनिधित्व करती है। विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत 7.5 डिग्री यानी 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर इसे चुना गया। यही कारण है कि जो भारत का मानक समय है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर लिया गया है। देशांतरीय विस्तार के लाभ, जैसे कि आप जानते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य आता है। तो जो इस तरह से देखा जाए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह लगभग 29 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। इसका कुछ लाभ है भारत के लिए, वो क्या है? यानी कम देशांतरीय विस्तार, जैसे कि ये 29 डिग्री देशांतर है, अन्य देशों की तुलना में रूस, कनाडा आदि की तुलना में देखा जाए तो ये देशांतरीय विस्तार कम ही है। तो कम देशांतरीय विस्तार के कारण भारत की जो मानक समय रेखा है वह 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वह एक ही है और वो पूरा भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यह देशांतर रेखा मध्य से गुजरती है, इसलिए इस रेखा को देश का मानक समय माना गया है। जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है बिल्कुल भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो सही प्रतिनिधित्व करती है भारत के मानक समय का। कम देशांतरीय विस्तार होने की वजह से इसका सबसे बड़ा लाभ हमारा यही है। अतः देश का वर्तमान देशांतरीय फैलाव मानक समय की दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद है। यानी मानक समय की दृष्टि से देशांतरीय विस्तार का सबसे बड़ा लाभ है। एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता, यानी जैसे कि रूस, कनाडा, आज संयुक्त राज्य अमेरिका आदि ऐसे देश हैं जहाँ एक से अधिक मानक समय है। क्या भारत में भी एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? तो इसका जो उत्तर होगा वह यह है, भारत में कोई एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जो देशांतरीय विस्तार है वो बहुत कम है अन्य देशों की तुलना में, रूस की आदि की तुलना में। यानी एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता केवल उन्हीं देशों को होती है जिनका पूर्व से पश्चिम का विस्तार अधिक होता है। जैसे कि रूस है, रूस का जो देशांतरीय विस्तार वह अधिक है और जिस कारण वहाँ पे 11 समय जोन इन टाइम जोन पाए जाते हैं। कनाडा में भी देशांतरीय विस्तार अधिक होने की वजह से 6 समय जोन इन 6 टाइम जोन पाए जाते हैं। तो अतः इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता नहीं है। यानी भारत की जो तटरेखा है लंबी है, जैसे कि ये तटरेखा, ये भारत की तटरेखा लंबी है। क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे वह देख लेते हैं। यानी भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपों सहित, जो द्वीप हैं उनके सहित, वह 7516.6 किलोमीटर है। देश की बंगाल की खाड़ी और सागर के रूप में लंबी तटरेखा समुद्री यातायात, ध्यान देना, यानी समुद्री यातायात और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। यानी समुद्री तटरेखा हमारी ये यातायात के लिए बंदरगाहों की सुविधा प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी ये लाभदायक है। लंबी तटरेखा जहाँ एक और सस्ता जल यातायात, यानी जो सस्ता जल यातायात प्रदान करती है, वहीं समुद्री संसाधन जैसे कि मछली आदि अन्य बहुत से संसाधन है समुद्री, वो प्रदान करने में सहायक होती है। स्थानीय जलवायु की दृष्टि से भी ये तट जो है काफ़ी लाभप्रद होते हैं। इस तरह से जो भारत की लंबी तटरेखा है उसका प्रभाव यह है। अब नजर डालते हैं आकार के बारे में, यानी भारत का आकार जो किस तरह का है। यानी जो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण भारत का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, यानी यहाँ से और दक्षिण तक यहाँ तक, यानी इसकी जो लंबाई है वह लगभग 3214 किलोमीटर है। और जबकि पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है यानी चौड़ाई वह 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच का जो अंतर है मात्र 281 किलोमीटर का रहता है। अब भारत उसके पड़ोसी देश के बारे में जान लेते हैं। यानी भारत उसके पड़ोसी देश, जैसे कि पाकिस्तान है भारत का पड़ोसी देश, अफगानिस्तान है,
इधर चीन आ गया, नेपाल आ गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये ऐसे देश हैं जो भारत की स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। जबकि 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री हैं, द्वीपीय देश हैं, जैसे कि श्रीलंका, और दूसरा हमारा ये मालदीव आ गया। ये 2 समुद्री या द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। अब नज़र डाल लेते हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं उनकी सीमा भारत में किसकी सीमा कितनी लंबी है। यानी बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वह लगभग 4096.7 किलोमीटर की जो लंबाई है। जो भारत की बांग्लादेश है इसकी सीमा भारत से सटी हुई है, उसकी जो लंबाई है वो 4000 करीब है। और चीन के साथ भारत की जो सीमा है वह 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इस तरह से देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी सीमा है, तटीय सीमा, वह बांग्लादेश के साथ आती है, और जबकि जो सबसे कम सीमा है वह आती है अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। भारत और उसके पड़ोसी देश के तहत अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार किसी देश की जलीय सीमा है उसे 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि प्रादेशिक जल सीमा, यानी प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत जो आधार रेखा है भारत की, ये वाली जो मुख्य आधार है बिलो लाइन से 12 समुद्री मील, यानी इधर की ओर जैसे चित्र में देख रहे हैं, यानी 12 समुद्री मील की दूरी तक, अर्थात यानी 1,93,834 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र का उपयोग का जो अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है, वह सिर्फ भारत को ही है। और दूसरी जो सीमा है संलग्न क्षेत्र, यानी इस सीमा के आगे जो है आधार क्षेत्र से वह 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। यानी 2 तरह की सीमा होगी। और तीसरी सीमा आती है हमारी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन में छूट मिली हुई होती है। इसके बाद उच्च सागर यानी हाई सी का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और वीडियो पे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।